हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों, हमें किन्हीं भी दो संख्याओं का योग बताना है कि वो सम होगा या विषम होगा अगर वे संख्याएं, पहला दे रखा है इसने विषम संख्याएं हो, कि अगर दोनों संख्याएं विषम हो तो उनका योग सम होगा या विषम होगा। तो एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। विषम संख्या क्या क्या होती थी? जो दो का गुणज नहीं थी। तो मान लीजिए 3 है, ये क्या दो का गुणज नहीं है। और 5 मान लीजिए, कोई भी दो संख्या ले लीजिए आप, दो का गुणज नहीं है, ये दोनों तो विषम संख्याएं। आएगा 8 और ये क्या है, एक सम संख्या है। तो यानी कि अगर दो विषम संख्याओं का योग करेंगे तो एक सम संख्या आएगी। और अगर दोनों सम संख्याएं हैं, सम संख्या कौन सी थी? दो के गुणज, मान लीजिए 2 है और 4 है। ठीक है, तो इसका जो योग है वो क्या आएगा? 6। और ये भी क्या है, एक सम संख्या है। यानी कि क्या समझ आता है इससे कि या तो दो संख्याएं सम संख्याएं हो या फिर दो संख्याएं विषम संख्याएं हो, उनका जो योग होता है वो हमेशा क्या होती है, एक सम संख्या ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य। ये हमें कुछ डेफिनेशन स्टेटमेंट्स दे रखी है, हमें क्या बताना है, कौन सी तो ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। सत्य और असत्य बताना है हमें। देखिए फर्स्ट क्या दे रखा है ने, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। अब हम ये देखना पड़ेगा कि होता है या नहीं होता। दो विषम संख्याओं का तो हमने अभी देखा था कि दो विषम संख्याएं थी, जो उनका योग था वो क्या था, दो विषम संख्याओं का योग क्या था, सम है। लेकिन अब क्या दे रखा है इसने, 3 संख्याएं दे रखी हैं। तो निकाल के देख लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या है 3, एक है 5, एक है 7, और कितना हो गया ये, 3 और 5, 8 और 7 आएगा 15। और ये क्या है, एक विषम संख्या है। सम तो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। असत्य यानी फॉल्स। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। अब इसको भी देख लीजिए। सम संख्या मान लीजिए 2 है, क्योंकि एक सम संख्या बोल रखी है इसने। और विषम संख्या एक है 3, एक है 5। अब क्या आएगा, 5 3 8 और 2 हो जाएगा 10। यहाँ से क्या आएगा 10, और 10 क्या है, एक सम संख्या है, क्योंकि ये क्या है, एक दो का गुणज है। ये एक तो सम संख्या है, तो इसने भी यही कह रखा था कि दो विषम संख्याएं, दो विषम संख्या और एक सम संख्या का योग क्या होता है, सम होता है। तो ये क्या है, ट्रू है, यानी कि सत्य है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। अब विषम संख्या कोई भी ले लीजिए आप, 3 5 और फिर 7 ऐसे ले लीजिए। तो क्या होगा, 3 पंजे 15 और 15 सत्य क्या होता है, 15 सत्य क्या होता है, 105। और अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, पूरा विभाजित नहीं होगा 2 से। तो 2 क्या है, तो ये क्या है, एक विषम संख्या, सम संख्या नहीं है। तो मतलब ये 2 का गुणज नहीं है। अगर ये 2 से विभाजित नहीं होता तो ये 2 का गुणज नहीं है। तो ये क्या है, एक विषम संख्या। ये भी क्या है, ट्रू है, यानी कि सत्य है। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। देखिए पहले तो सम संख्या देख लीजिए। मान लीजिए 4 है और 6 है, ये कोई भी दो सम संख्याएं हैं आपकी। ठीक है, अब इसने क्या बोल रखा है कि अगर उसे 2 से विभाजित करें तो हमेशा क्या है, भागफल जो आएगा क्या आएगा, सदैव विषम होगा। ये हमें देखना है। अगर हम इसे 2 से भाग करें, 2 से ही करना है सबको, तो आएगा 2। और इसको अगर हम 2 से भाग करें तो आएगा 3। 6 को 2 से भाग करें तो 3 आएगा, 4 को 2 से भाग करें तो 2 आएगा। देखिए एक बार आ रहा है हमारा सम संख्या और दूसरी बार आ रही है हमारी विषम संख्या। लेकिन इसने क्या बोला था कि जो भागफल है वो सदैव विषम होता है। तो ये तो गलत है। इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है आपकी, यानी कि असत्य कथन है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। ये क्या गलत है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, दो क्या है, एक सम संख्या है। आपको पता है दो सम संख्या और ये क्या, एक अभाज्य भी है। ये तो हमने पढ़ा था कि दो एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। इसका मतलब सभी अभाज्य संख्याएं तो विषम नहीं है। तो ये भी क्या, फॉल्स है। सभी अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। हमने क्या पढ़ा था कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कौन से होते हैं, गुणनखंड होते हैं या तो एक होता है या तो वो संख्या स्वयं होती है। तो इसका मतलब गुणनखंड तो होते हैं। तो ये भी क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। क्या बोल रखा है, दो अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी थी, मान लीजिए 2 थी, 3 5, ये सारी क्या थी, अभाज्य संख्याएं थी। इसने क्या बोला कि इनका योग क्या होता है, सदैव सम होता है। तो निकाल के देख लीजिए, 2 + 3 क्या है,
5 आता है, 3 + 5 क्या आता है, 8 आता है। लेकिन ये क्या है, ये तो एक विषम संख्या और ये क्या है, सम संख्या, तो सदैव सम तो नहीं होगा, तो ये भी क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद देखिए केवल दो ही एक सम और अभाज्य संख्या है। ये हमने पढ़ा था कि दो ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, उसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं थी वो क्या थी, विषम संख्याएं थी। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। अब दोबारा से देख लीजिए, अभी हमने क्या पढ़ा है, दो क्या एक सम संख्या है लेकिन वो क्या अभाज्य है, और इसने क्या दे रखा है कि जितनी भी सम संख्याएं वो सारी भाज्य है। तो ये क्या फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी अभी तो हमने पढ़ा है कि दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है, भाज्य नहीं है वो, लेकिन वो भी तो एक सम संख्या है। इसका मतलब सारी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं नहीं है। उसके बाद देखिए, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। अब सम संख्याएं क्या है, 2, 4, 6, ये क्या है, सम संख्या। अब इनको गुणा करके देख लीजिए, 2 × 4 क्या आएगा, 8, 2 × 6 क्या आएगा, 12। और वैसे भी अगर हम उन संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमेशा ऐसा हमारा गुणनफल आएगा जो क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि जो क्या होगा, 2 का गुणज होगा। तो ये क्या है, ये बात क्या है, सत्य है। तो ये क्या है, कि ट्रू स्टेटमेंट है आपकी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संख्या 13 और 31 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्या में क्या 1 और 3 है, दोनों संख्या में 1 और 3 है। अब हमें क्या पूछ रखा है, इसने क्या करना है, हमें 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। यानी कि 100 तक की काउंटिंग में पहले तो हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याएं निकालेंगे सारी, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे युग्म, जैसे 1 3 है फिर उसका उल्टा कर दिया तो 3 1 हो जाएगा। तो ऐसे युग्म निकालने हैं कि जो अभाज्य संख्याएं हो और ऐसे युग्म भी हो उसके अंदर। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 100 तक की देख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं कितने कितने अंकों की, 2 अंकों की है। पहले तो 2 अंकों की करनी है हमें, सारी संख्याएं छांट लीजिए आप। तो ये क्या है, सारी अभाज्य संख्याएं आपकी 100 तक। अब देखिए इसके अंदर ऐसे युग्म कितने बनते हैं, एक तो ये था 1 3 और 3 1, ये तो इसने दे ही रखा है। उसके अलावा देखिए 1 7 है, 1 1 का तो उल्टा करेंगे तो 1 1 ही आएगा, इसका कोई युग्म और इसके साथ कोई नहीं है, तो युग्म तो नहीं बनेगा। युग्म का मतलब होता है 2 संख्याएं होती हैं युग्म में। तो अब देखिए 1 7 है तो यहाँ पे 71 भी है, तो एक युग्म ये हो गया, एक तो हो गया 1 3 3 1, एक हो गया 1 7 7 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे 91 नहीं है, इसमें 23 का उल्टा बनेगा 32, वो भी नहीं है। 29 का 92, वो भी नहीं है। उसके बाद 37 का उल्टा अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 73, ये भी है इसके अंदर। तो एक युग्म ये हो जाएगा। उसके बाद आप ऐसे इनको अपोजिट करके देखते जाइए तो क्या होगी, आपकी भाज्य संख्याएं बनती रहेंगी, अभाज्य नहीं बनेंगी, ठीक है। तो उसके बाद एक आता है इसमें 79 का अपोजिट है 97, और ये दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। बाकी अगर हम किसी वजह से 89 को करेंगे तो 98 बनेगा, वो क्या एक भाज्य संख्या है। 87 को करेंगे तो 78 बनेगा, 83 को करेंगे 38। तो ये सारी क्या बन रही हैं, आपकी भाज्य संख्याएं बन रही हैं। लेकिन हमें क्या देखना है कि जैसे 1 3 और 3 1 अभाज्य है, तो वैसे ही इनका जो अगर हम कोई भी संख्या दे रखी है उसके अंकों को आपस में स्थान बदल देंगे उनका, तो जो संख्या आएगी वो भी अभाज्य होनी चाहिए। जैसे कि ये क्या 4 युग्म आपके बन रहे हैं, सिर्फ यही 4 युग्म होंगे जो क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग करिए। पहले तो आप 20 तक क्या कर लीजिए, काउंटिंग लिख ही लीजिए सारे, ठीक है। आप क्या बताना, उससे छोटी, अगर छोटी संख्याएं बतानी है तो 20 को कैंसिल कर दीजिए। और क्या बतानी है, भाज्य और अभाज्य संख्याएं बतानी है तो 1 को भी कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि 1 ना तो भाज्य होता है ना तो अभाज्य होता है, ठीक है। अब इन सारी संख्याओं में से आपको छांटना है कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी अभाज्य है। पहले तो आप अभाज्य संख्या देख लीजिए, कौन सी इसमें से 2 है, 3 है, 5 है, फिर उसके बाद था 7, फिर 11, 13, और कौन सा था 17 और 19। ये क्या सारी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो जो भी बची उसके अलावा क्या भाज्य, तो क्या बचा यहाँ से 4 6 8 9 10 12 14 15 16 और 18, ठीक है। अभाज्य संख्या है जिनका गुणनफल क्या हो, या तो गुणनखंड क्या हो, या तो 1 हो या तो वो संख्या खुद हो, तो ये सारी अभाज्य संख्याएं। और जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड वो होते हैं भाज्य संख्याएं। तो ये सारी क्या है, भाज्य संख्याएं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। पहले तो आप 1 से 10 के बीच की सारी अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए। वो क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, बस यही 4 हैं। अब इसने क्या पूछ रखी है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो वो क्या, वो तो 7 ही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करें। देखिए आपको क्या करना है इसमें, कि जो भी ये संख्याएं आपको दे रखी हैं, आपको क्या करना है, इनको योग के रूप में व्यक्त करना है। किसके योग के रूप में, दो विषम और अभाज्य, मतलब विषम संख्याएं तो हो, साथ में वो अभाज्य संख्याएं भी हो। ठीक है, मतलब दो विषम संख्याएं और साथ में अभाज्य संख्याएं भी हो, उनके योग के रूप में हमें इनको व्यक्त करना है। जैसे 44 है, इसको हम अगर देखें तो हम इसको 31 यानी कि 13 और 31 लिख सकते हैं ना। और हमें पता है कि 31 और 13 दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये क्या होगा इसका, तो हम इस संख्या को जो भी दे रखी थी, ये क्या है, दो विषम अभाज्य संख्याओं का योग के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया है। उसके बाद है 36 को हम लिख सकते हैं 23 + 13, ये भी क्या है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 24 को हम लिख सकते हैं 11 + 13, ये भी क्या है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। और 18 को लिख सकते हैं हम 11 + 7। अब आप ध्यान से देख लीजिए, जितनी भी ये संख्याएं दी हैं मैंने, सारी अभाज्य संख्याएं भी और साथ में विषम संख्याएं भी हैं। तो हमें कैसे लिखना था, ऐसे लिखना था, दो विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना था। तो ये है इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। ठीक है, क्या पूछ रखा है इसने, कि कोई भी तीन युग्म ही लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखने, 3 युग्म लिखने जिनका अंतर क्या हो, 2। तो पहले अभाज्य संख्या स्टार्टिंग से हम शुरू कर लेते हैं, कौन कौन सी थी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये क्या है, 20 तक लिख दी हमने। 20 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं थी हमने वो लिख दी सारी। अब क्या बताना है, 3 ऐसे युग्म बताने जिनका अंतर क्या हो, 2 हो। ठीक है, एक तो होता है, देखो 3 और 5 क्या है, दोनों के बीच का अंतर क्या है, 2 है। फिर 5 और 7 के बीच का अंतर भी क्या है, 2 है। और उसके बाद 11 और 13 के बीच का अंतर भी क्या है, 2 है। वैसे तो 17 और 19 के बीच का अंतर भी 2 है, लेकिन हमें सिर्फ 3 युग्म ही बताने थे। तो कौन कौन से आएंगे, 3 और 5, उसके बाद है 5 और 7, और एक है 11 और 13। ये क्या है, ऐसे युग्म है अभाज्य संख्याओं के जिनका अंतर क्या है, 2 है। और एक और चीज़ आप याद रख लीजिए, कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच का अंतर 2 होता है, उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य युग्म। याद रख लीजिएगा इस बात को, कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच का अंतर 2 हो, इससे ज़्यादा नहीं हो, 2 हो या 1 भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 होती है ना, उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य युग्म, या फिर इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्विन्स प्राइम। ट्विन्स प्राइम हम इनको इंग्लिश में बोलते हैं, और वैसे हिंदी में बोलते हैं अभाज्य युग्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए हमें बतानी है कि अभाज्य संख्या कौन सी। सबसे पहले तो 23 को देखिए, अगर 23 की बात करें तो इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड बनेंगे, 23 और 1। तो ये तो क्या है, एक अभाज्य संख्या है, सिंपल सी बात। उसके बाद 51 की बात करें तो इसके गुणनखंड है जो 51 और 1 तो है ही, उसके अलावा क्या है, अगर हमें पूछा जाए, शायद 17 3 कितने होते हैं, 51 ही होते हैं। 17 की 3 से गुणा करेंगे तो 51 ही आएगा। तो इसके गुणनखंड तो क्या हो गए, 4 हो गए। तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 37 को भी अगर हम देखें तो 37 × 1, 2 ही इसके क्या है, गुणनखंड है। 37 के भी क्या है, 37 और 1, 2 ही गुणनखंड है। तो ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। उसके बाद 26 की बात करें तो 26 × 1 ये है। उसके अलावा है 13 × 2, 13 दूनी 26 होते हैं। ठीक है, हाँ ये 4 क्या है, इसके गुणनखंड है। इसके गुणनखंड भी क्या है, 4 है। तो ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है, यानी अभाज्य संख्या नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि अभाज्य संख्या कौन कौन से, 23 और 37। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। देखो 100 से छोटी संख्या होनी चाहिए, और क्या पूछ रखी है ने, 7 क्रमागत भाज्य संख्या, यानी कि 7 लगातार भाज्य संख्याएं होनी चाहिए जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं हो। तो आप क्या करेंगे, अभाज्य संख्या देख लीजिए सारी जितनी भी होती हैं, और उसमें से
ऐसी संख्याएं देखिए जो कि 7 लगातार हो, भाज्य संख्या, इनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो आप ऐसे ही अगर सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, अगर हम 90 से देखें, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96, ये क्या है, 7 ऐसी लगातार संख्याएं हैं जो क्या है सारी भाज्य संख्याएं। आप इनको हर एक को किसी और संख्या से, मतलब एक और इस संख्या के अलावा दूसरी संख्या से भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। तो ये क्या है, सारी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। लगातार है 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 7 संख्याएं भी हैं और भाज्य संख्याएं भी हैं ये। तो यही हमारा आंसर है। आपको सारी संख्याओं को देखना पड़ेगा तो आपका आंसर यही आएगा कि ये सारी संख्याएं क्या हैं, 7 लगातार की संख्याएं और भाज्य संख्याएं, और इनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करें। पहले तो 2 अभाज्य संख्याओं का हमें क्या करना था, हमसे एक क्वेश्चन पहले पूछा तो उसमें क्या थी, अभाज्य भी थी और विषम संख्याएं भी थी। अब हमें क्या करना है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग लिखना है सिर्फ इनको। ठीक है, मान लीजिए 21 है, 21 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 7 10 और +11, तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका 3 अभाज्य संख्याओं का योग। ऐसे 31 को हम लिख सकते हैं 13 + 11 + 7, इसको आप जोड़ लीजिए, 7 3 10 1 11, हाथ से लगे 1 1 1 2 और 1 3। तो ये क्या है, 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में हमने 31 को लिख दिया है। ऐसे 53 को अगर लिखेंगे तो आएगा 23 + 13 + 17 और 61 आएगा 31 + 13 + 17। ये क्या है, 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में हमने इन दी हुई संख्याओं को व्यक्त कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के, पहले तो 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए कौन कौन सी हैं शुरू में। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। ये क्या है, 20 से छोटी अभाज्य संख्या है। अब उन्हें हमें क्या करना है, उनके ऐसे 5 युग्म लिखने हैं जिनका योग क्या हो, 5 से विभाज्य हो, डिविजिबल हो, यानी कि मतलब कि 5 का गुणज हो, आप ऐसे मान लीजिए, क्योंकि जो भी 5 का गुणज होगा वो 5 से क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा 5 से, यानी कि 5 का गुणज जो है 5 से विभाजित हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये तो है सारी अभाज्य संख्याएं। अब एक तो इसने हमें हिंट दे ही रखा, 3 + 7 बराबर है 10 के। ठीक है, तो 10 हमें पता है 5 × 2 10 के बराबर होता है, 10 को हम 5 × 2 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या है, 5 से विभाजित, अगर 10 को हम 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब ये 5 का विभाज्य, 5 से विभाज्य है या फिर 5 से विभाजित हो जाता है। हमें क्या करना है, ऐसे ही 5 हमें युग्म ऐसे बनाने हैं। ठीक है, अब देखिए अगर स्टार्टिंग की बात करें तो 2 + 3 क्या है, 5 है, 5 भी तो विभाजित हो जाएगा 5 से। फिर एक इसने दे रखा 3 + 7 बराबर है 10, एक है इसका 2 + 13 बराबर 15, उसके बाद है 17 + 3 बराबर 20। ये सारे क्या हैं, 5 के गुणज है, यानी कि 5 से विभाजित हो जाएंगे। और एक हो रहा 17 + 13 बराबर क्या आएगा यहाँ से 30। और ये सारे क्या हैं, ये सारे ऐसे युग्म हमने लिख दिए हैं जो क्या है 5 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, वही हमसे पूछा गया था कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, सारी अभाज्य संख्याएं हैं ये, उनके हमें ऐसे युग्म लिखने थे जो क्या 5 से विभाजित हो। तो ये है आपका आंसर, ये 5 आपके युग्म है वो। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान आपको दे रखे, आपको इनको भरना। देखिए पहला क्या है, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वो क्या होती हैं, हमने पढ़ा था अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनके 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक तो वो संख्या खुद होती है और एक होता है एक होता है और स्वयं वही होती है। सिर्फ वही संख्याएं होती है जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं होते हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। उसके बाद देखिए वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं। संख्या लिख दीजिए या फिर संख्याएं
ये क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। उसके बाद एक न तो खालिस्तान है और न ही खालिस्तान, मतलब न तो भाज्य है या फिर भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। हमने पढ़ा था कि एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। जितनी भी भाज्य अभाज्य संख्याएं थी हमारी वो क्या थी, 2 से शुरू हो रही थी। उसके बाद क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, पढ़ा ही है हमने। उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी थी, भाज्य संख्या थी सबसे छोटी 4, क्योंकि 4 ही थी सबसे छोटी ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड क्या थे, 2 से ज़्यादा थे। उस कौन कौन से थे इसके, 1 था, 2 था और 4 था, ये इसके गुणनखंड थे। तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या और सबसे छोटी है। उसके बाद है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, हमें पता है 2 है, क्योंकि 2 के जितने भी गुणज होते हैं वो क्या होते हैं, सम संख्याएं होते हैं। और उनमें सबसे छोटा गुणज क्या होगा, 2 का 2 ही होगा, 2 गुणा 1 बराबर 2 होता है। तो सबसे छोटा गुणज 2 का क्या है, 2 है। तो इसका मतलब सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। तो ये था आपका सेकंड एक्सरसाइज यहाँ आपकी कंप्लीट होती है।